हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। बच्चों, वैसे तो हम जो हमारा चौथा चैप्टर था विदेशी विनिमय दर, उस चैप्टर को पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन आप सभी के कहने पर कि अपेंडिक्स के अंदर कुछ और टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो टॉपिक्स भी मैं आपको करवाऊँ। तो आज उन्हीं टॉपिक्स को लेकर मैं आप सभी के सामने आई। सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर विनिमय दर की मिश्रित या वैकल्पिक प्रणाली। तो हम पढ़ चुके हैं कि विनिमय दर क्या होती है, एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के रूप में मूल्यांकन करना, और उसमें हमने टाइप्स पढ़े स्थिर और नम्य विनिमय दरों के बारे में। अब जो ये यहाँ पर मिश्रित है, तो मिश्रित का आप सभी को पता है कि मिश्रित का दोनों का मिला जुला, इसका एक और नाम भी है वैकल्पिक। तो मिश्रित दोनों का मिला जुला यानी कि कौन सी दोनों का मिला जुला, स्थिर का भी और नम्य का भी। ना तो ये जो प्रणाली है, जो मिश्रित प्रणाली जिसकी हम बात कर रहे हैं, ना तो ये पूर्णतः स्थिर विनिमय दर प्रणाली है और ना ही ये पूर्णतः नम्य विनिमय दर प्रणाली, दोनों का मिला जुला रूप है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, विनिमय दर की मिश्रित प्रणाली। तो विनिमय दर की मिश्रित प्रणालियां या वैकल्पिक प्रणालियां वे प्रणालियां होती हैं जिसमें ना तो पूरी तरह स्थिर है और ना ही पूरी तरह नम्य प्रणाली है, दोनों का मिला जुला रूप है। तो कौन कौन सी होती हैं ये प्रणालियां? ये प्रणालियां तीन प्रकार की हैं। पहली को कहते हैं हम विस्तृत सीमा पट्टी, दूसरी का नाम है चलित सीमा बंद, और तीसरे नंबर पर आती है प्रबंधित तरलशीलता। इन तीनों की गिनती किसमें होती है? मिश्रित प्रणालियों के अंदर होती है। तो पहले वाली विस्तृत सीमा पट्टी, ये क्या होती है? हमें इसके नाम को अच्छे से समझना है। विस्तृत यानी कि इसका फैलाव है, विस्तृत है, ये बड़ी है। सीमा पट्टी यानी कि इसमें कुछ लिमिट्स दी हुई है। विस्तृत सीमा पट्टी का अर्थ है कि एक ऐसी विनिमय दर जिस विनिमय दर के अंदर परिवर्तन या समायोजन हो सकते हैं, लेकिन वो परिवर्तन और वो समायोजन एक सीमा में रहकर ही होंगे, एक लिमिट में रहकर ही होंगे। उस लिमिट से अधिक ना तो वृद्धि होगी, ना उस लिमिट से अधिक कमी आएगी। जैसे हम उदाहरण से इसे समझते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि मान लिया एक जो डॉलर है, ये डॉलर है और ये 50 रुपये के बराबर है। तो विनिमय दर हमारी निर्धारित हो गई कि $1 50 रुपये के बराबर। अब जो विस्तृत सीमा पट्टी है, इसके अंदर एक निश्चित सीमा में, एक निश्चित परसेंटेज के अंदर कुछ परिवर्तनों की, कुछ समायोजन की छूट होती है। जैसे मान लिया इसके अंदर छूट हो 10% की, तो $1 50 रुपये के बराबर, 50 रुपये का 10% 5 हो गया। तो यानी कि $1 अगर इसकी बढ़ोतरी हो तो $1 बढ़कर 55 रुपये भी हो सकता है और $1 घटकर 45 रुपये भी हो सकता है। 5% की इसके अंदर वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, इसकी छूट होती है। तो इसे कहते हैं हम विस्तृत सीमा पट्टी, जिसके अंदर एडजस्टमेंट की, समायोजन की, परिवर्तन की कुछ सीमा होगी। उस सीमा के अंदर वो बढ़ भी सकता है और उस सीमा के अंदर वो घट भी सकता है। तो 5% बढ़कर ये $1 55 रुपये भी हो सकता है और $1 45 रुपये भी हो सकता है, लेकिन होगा इसी सीमा के अंदर जो भी निर्धारित किया गया है। 10% है तो 10% के अंदर, 5% है तो 5% के अंदर। अब ऐसा क्यों करते हैं? ज़्यादातर जो ये एडजस्टमेंट, जो ये सीमा पट्टी दी जाती है, ये अधिकतर जो हर एक देश का भुगतान संतुलन जो होता है, वो जो प्रतिकूल जब हो जाता है, तो उस प्रतिकूलता को ठीक करने के लिए हम इस तरह से कमी और वृद्धि करते हैं। जो ये $1 55 के बराबर हुआ है, $1 पहले 50 था और बढ़कर 55 हो गया, इसे कहते हैं हम अवमूल्यन। अवमूल्यन क्योंकि अब क्या हो गया, पहले तो क्या था, $1 50 रुपये के बराबर था, अब $1 55 के बराबर हो गया। यानी कि अब $1 में जो भारतीय चीज है वो पहले की तुलना में अधिक आएगी। पहले तो $1 के अंदर 50 रुपये के बराबर ही चीज आ रही थी, लेकिन अब $1 के अंदर 55 रुपये के बराबर कोई वस्तु आएगी। तो जब भारत का अगर मान लिया भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो और भारत को अपने निर्यात बढ़ाने हो, तो जब इस तरह से एक 50 का एक 55 जो हो गया, ये हमारा अवमूल्यन हो गया। तो अवमूल्यन हमेशा हर एक सरकार तभी करती है जब उसे अपने प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक करना हो या अपने निर्यातों को बढ़ाना हो। जब इस तरह से जब अवमूल्यन होगा तो हमारे निर्यात दूसरे देशों के लिए सस्ते हो जाएंगे और सस्ती चीज़ को वो ज़्यादा खरीदेंगे, इस तरह से हमारे निर्यातों में वृद्धि होगी।
तो विस्तृत सीमा पट्टी का अर्थ क्या हुआ कि जिसके अंदर एक लिमिट दे रखी है, उस लिमिट के अंदर वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। दूसरी जो मिश्रित प्रणाली है वो है चलित सीमा बंध। चलित सीमा बंध यानी कि इसके अंदर भी परिवर्तन और एडजस्टमेंट की संभावना है, परिवर्तन इसके अंदर होंगे, लेकिन जैसे विस्तृत सीमा पट्टी थी जिसमें एक सीमा दे रखी थी कि भाई 10% ऊपर भी जा सकता है, 10% नीचे भी, वो सीमा यहाँ पर नहीं। चलित सीमाबद्ध का अर्थ क्या है कि इसके अंदर जो परिवर्तन होंगे वो परिवर्तन कई बार हो सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी सीमाओं में होंगे। जैसे 1% एक बार हो गया, 2% दूसरी बार हो गया। ऐसे चलित सीमाबद्ध का अर्थ क्या हुआ, विस्तृत का मतलब तो ये तो कंटिन्यू है, 10% तक वो ऊपर भी जा सकती है, 10% तक वो नीचे भी आ सकती है, लेकिन चलित सीमाबंध के अंदर जो परिवर्तन होंगे वो अलग अलग समय पर होंगे और अलग अलग मात्रा में होंगे और छोटी छोटी मात्रा में अधिकतर में होंगे। जैसे एक बार में 1% कर दिया, फिर 2% कर दिया, या उससे कम मात्रा में कर दिया। तो चलित सीमाबंध के अंदर भी समायोजन, एडजस्टमेंट, परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो कई बार होते हैं और छोटी छोटी मात्राओं में होते हैं, ना कि सीमा पट्टी की तरह सीधे सीमा के अंदर, पूरी लिमिट के अंदर इतना बढ़ भी सकते हैं, इतना घट भी सकते हैं। तो इस तरह से आपकी समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों किस तरह से काम करती हैं। इसके बाद तीसरी हमारी प्रणाली आती है प्रबंधित तरणशीलता, यानी कि मैनेज्ड फ्लोटिंग, प्रबंधित तरणशीलता, जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, परिवर्तन यहाँ भी होते हैं। नम्य का ही एक प्रकार है ये, जो नम्य हमारी विनिमय दर प्रणाली थी उसी का एक रूप है प्रबंधित तरणशीलता। तो इसके अंदर जो एडजस्टमेंट होंगे, मैनेज्ड होंगे, वो प्रबंधित होंगे। प्रबंधित का अर्थ क्या है कि ये जितने भी एडजस्टमेंट, जितने भी परिवर्तन इसके अंदर किए जाएंगे, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार है उसके अंदर जो नियम, कानून, अधिनियम वगैरह बनाए गए हैं उन्हीं के अनुसार ये प्रबंधित होंगे, मैनेज्ड होंगे। यानी कि प्रबंधित तरणशीलता के अंदर विनिमय दरों में परिवर्तन होगा, समायोजन होगा, लेकिन कैसे होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार के नियमों और अधिनियमों के अनुसार होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार के नियमों का, अधिनियमों का पालन नहीं किया गया और कोई देश अपने स्वयं के हित के लिए या किसी दूसरे देश के अनहित के लिए, उस दूसरे देश के खिलाफ अपने भले के लिए जानबूझकर कोई परिवर्तन करता है, तो फिर उसका रूप क्या बन जाता है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, गंदी तरणशीलता, जिसे हम कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग जिसे कहते हैं। तो अगर नियमों, अधिनियमों के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार है उसके जो नियम, अधिनियम बनाए गए हैं उनके अनुसार अगर विनिमय दर के अंदर परिवर्तन हो रहा है तो वो हमारी प्रबंधित तरणशीलता है। लेकिन अगर वे परिवर्तन कोई देश अपने स्वयं के हित के लिए और किसी दूसरे देश के अनहित के लिए उसके खिलाफ ऐसा जानबूझकर कर रहा है तो वो फिर डर्टी फ्लोटिंग, गंदी तरणशीलता बन जाती है। तो ये हमारा अगला टॉपिक जो कि अपेंडिक्स में दिया गया है, उसी के अंदर आगे कुछ और हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं। जैसे अगला टॉपिक है प्रभावी विनिमय दर, यानी कि इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, EER इसको हम बोलते हैं। तो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होती है, इसका अर्थ हमें समझना है। अभी हमने विनिमय दर को डिटेल से पढ़ा। विनिमय दर का अर्थ था कि एक देश की करेंसी का किसी दूसरे देश की करेंसी के अंदर उसका मूल्यांकन, आंकना, वो हमारा विनिमय दर था। लेकिन अब तक हमने जो भी पढ़ा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण दिया डॉलर का और रुपये का उदाहरण दिया, लेकिन डॉलर तो किसी एक देश की करेंसी है, जैसे अमेरिका की हो गई। ऐसे ही हम जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार की बात करते हैं तो वहाँ पर एक देश की करेंसी का अलग अलग सभी देशों की करेंसियों में उसका मूल्यांकन होता है। जैसे पौंड के साथ भी होगा, जापान की जो है येन उसके साथ भी होगा, जर्मनी की जो मार्क है करेंसी उसके साथ भी होगा। तो विभिन्न देशों की जो अलग अलग करेंसियां हैं उन सब देशों की करेंसियों से सभी देशों की करेंसियों का आपस में उनका शक्ति का माप होता है कि भाई कौन से देश की करेंसी अधिक मजबूत है, कौन से देश की कैसे है। तो यहाँ से हमारी प्रभावी विनिमय दर की परिभाषा निकलेगी। प्रभावी विनिमय दर क्या होती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार है और उस बाजार के अंदर जो विभिन्न देशों की, दूसरे देशों की, जो सभी देशों की जो करेंसियां हैं उन करेंसियों के संबंध में शक्ति का माप, यानी कि एक देश की करेंसी का जो दूसरे विभिन्न देश हैं उन सभी देशों की करेंसियों को लेकर जो औसतन शक्ति बनती है, औसतन एवरेज, यानी कि सब देशों की करेंसियों को मिला के उन सब देशों की तुलना में हमारे देश की जो करेंसी है उसकी शक्ति कितनी है,
तो एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में कितनी मजबूत है या कितनी कमजोर है, इस चीज का मापन होता है प्रभावी विनिमय दर से। तो प्रभावी विनिमय दर की डेफिनेशन परिभाषा हम निकालेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में जो दूसरे देशों की करेंसियां हैं, उन करेंसियों के संबंध में एक देश की करेंसी की मुद्रा का शक्ति या मुद्रा की शक्ति का मापन, वही क्या कहलाएगा, वही प्रभावी विनिमय दर होता है। एक देश की करेंसी दूसरे देशों की करेंसी की तुलना में जितनी अधिक सही होगी, बेटर होगी, वो उतनी ही हम उसको कहेंगे कि मजबूत है, और जितनी कमजोर होगी तो वो उतनी ही कमजोर होगी। तो शक्ति का माप दूसरे देशों की करेंसियों के संबंध में वो क्या कहलाता है, हमारा प्रभावी विनिमय दर। अब जो ये प्रभावी विनिमय दर है, ये दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं हम मौद्रिक और दूसरी को कहते हैं हम वास्तविक। मौद्रिक यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसे NEER ये बोलेंगे हम, और वास्तविक यानी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल। तो नियर और ये रियल, ये यानी कि मौद्रिक प्रभावी विनिमय दर और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। आप लोगों को यहाँ पर इनकी सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, परिभाषा याद करनी है, इससे अधिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रभावी मौद्रिक और वास्तविक होती क्या है, यानी कि नियर और रियल जो विनिमय दरें हैं, नियर और रियल, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ हमें समझना है। पुस्तक के अंदर इसका फार्मूला दिया हुआ है, सूत्र भी दिया हुआ है, लेकिन वहां तक जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इसका अर्थ समझना है। मौद्रिक यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव रेट क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में दूसरे देशों की करेंसियों से हम औसतन उसकी शक्ति का माप करते हैं। अपने देश की करेंसी का दूसरे देशों की तुलना में कितना औसतन हमारी शक्ति है, हम उसका माप करते हैं। अगर ऐसा मापन करते समय हमने कीमत स्तर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, बगैर कीमत स्तर को ध्यान में दिए हुए अगर हम इस शक्ति का माप करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो मौद्रिक विनिमय दर कहलाएगी। तो मौद्रिक विनिमय दर यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होगी, कि जब एक देश की करेंसी का दूसरे देशों की करेंसियों के संबंध में शक्ति का माप किया जाता है और उसमें कीमत स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कीमत स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसे कहेंगे हम नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसियों के साथ जब हम शक्ति का माप करते हैं, उस समय अगर हमने कीमतों पर ध्यान दे दिया, तो वो कहलाएगा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो बहुत ही आसान परिभाषा है, कीमत स्तर को ध्यान में नहीं दिया गया तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, कीमत स्तर का ध्यान दिया गया तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो ये तो हुआ हमारा इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, जिसमें है क्रय शक्ति क्षमता और पूर्वोपाय। क्रय शक्ति क्षमता, इसका अर्थ हमें अच्छे से सभी अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय परचेजिंग शक्ति पावर और क्षमता पैरिटी, PPP हम इसको बोलते हैं। क्रय शक्ति क्षमता के अंदर जो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय होती है, उसका भी हम मापन करते हैं। तो क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है कि एक देश की करेंसी से हम सामान कितना खरीद पा रहे हैं, हमारी परचेजिंग पावर यानी कि वस्तुओं के रूप में हम उससे कितना सामान खरीद पा रहे हैं। हम इसे एक अच्छे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लिया भारत के अंदर रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, हम उससे कोई सामान खरीदते हैं, कोई चीज खरीदते हैं। मान लिया हमने सेब खरीदे, तो सेब 1 किलो सेब कितने रुपए में आई और 1 किलो सेब डॉलर में कितने के आएंगे। तो मान लिया अगर 1 किलो सेब रुपये के अंदर हम बात करें तो 50 रुपये का 1 किलो सेब आता है, और वही 1 किलो सेब अगर हम डॉलर में खरीदते हैं तो वो $1 का आ जाता है। तो यानी कि वस्तु के रूप में हम उससे कितना खरीद पाए, क्रय कितना कर पाए, इस रूप में हम दो देशों की करेंसियों की आपस में तुलना कर रहे हैं। तो अगर हम रुपये में खरीदते हैं तो हमें 50 रुपये देने पड़ते हैं 1 किलो सेब के लिए, और अगर हम डॉलर में खरीदते हैं तो हमें 1 किलो सेब के लिए $1 ही देना पड़ेगा। तो इस तरह से क्रय शक्ति क्षमता का अर्थ क्या होगा कि क्रय शक्ति क्षमता में जब विनिमय दरों का निर्धारण किया जाता है, जब R का यानी कि विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है, तो दो देशों में उसकी कीमतें कितनी हैं, उन कीमतों के अनुपात के रूप में, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर PA/PB। PA का अर्थ है A देश के अंदर कीमत स्तर कितना है, A देश के अंदर प्राइसेस कितनी है, A देश में जो कीमतें हैं वो और B देश के अंदर कीमतें हैं वो, उन दोनों देशों की कीमतों का जो अनुपात होता है, उस अनुपात के रूप में R यानी कि विनिमय दरों का निर्धारण किया जाता है। तो
तो ये क्या हो गया, दो देशों के अंदर जो कीमत स्तर है उसका अनुपात के रूप में विनिमय दरों का निर्धारण होता है जब हम क्रय शक्ति क्षमता को मापते हैं कि भाई एक देश की करेंसी के अंदर कितनी वस्तु और दूसरे देश की करेंसी में वही वस्तु कितनी करेंसी से आएगी, तो उसे कहेंगे हम क्रय शक्ति क्षमता। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। यानी कि क्रय शक्ति क्षमता के अंदर जो विनिमय दर है उसका निर्धारण दो देशों की जो कीमतें हैं उन कीमतों के अनुपात के रूप में मापा जाता है। दूसरी बात, जो ये क्रय शक्ति क्षमता है, ये जो हमने पीछे पढ़ी थी कि हाजिर और चालू विनिमय दर, ये उसी का एक भाग है। जब तात्कालिक विनिमय दर की बात होती है, हाजिर ऑन द स्पॉट की बात जब होती है, तो हम क्रय शक्ति क्षमता के रूप में अपनी विनिमय दरों को मापते हैं। दूसरा जो है पूर्वोपाय, तो यहाँ से आपको समझना है कि क्रय शक्ति क्षमता का संबंध तात्कालिक या चालू या हाजिर जो बाजार होता है उससे इसका संबंध होता है। तात्कालिक और हाजिर चालू बाजार के अंदर जब हम विनिमय दरों का निर्धारण करते हैं तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर करते हैं। लेकिन जो वायदा बाजार है, फॉरवर्ड जिसको हम कहते हैं, पूर्वोपाय का अर्थ भी सीधा है। पूर्वोपाय यानी कि पूर्व में उपाय, पूर्व का मतलब पहले से ही उपाय करना, तो पूर्वोपाय या जिसे हम हेजिंग बोलते हैं, इसका संबंध होता है हमारा वायदा बाजार से। वायदा बाजार जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम भविष्य से संबंधित जो निर्णय होते हैं उनको हम पहले ही कर लेते हैं। तो पूर्वोपाय यानी कि पूर्व पहले ही हम उपाय कर लें। हेजिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि जो भविष्य की जो जोखिमें हैं उन जोखिमों का प्रबंध, भविष्य में विनिमय दरें घटेंगी या बढ़ेंगी, उन जोखिमों का निवारण हम वर्तमान में ही कर लेते हैं। भविष्य से संबंधित जोखिमों का प्रबंध हम वर्तमान में कर लेते हैं, तो उसे कहेंगे हम हेजिंग। तो हेजिंग का संबंध किससे हो गया, वायदा बाजार से। फॉरवर्ड मार्केटिंग से हमारा, और ये जो हाजिर जो है वो क्रय शक्ति क्षमता किससे संबंधित है, चालू और हाजिर बाजार से। तो हेजिंग होता क्या है, जोखिम का प्रबंध करना पहले से ही, इसीलिए हम इसे वायदा बाजार के अंदर पढ़ते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो अपेंडिक्स के जितने भी टॉपिक्स थे वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। और सिलेबस में इतना आपके है नहीं, लेकिन फिर भी आप सभी को इतनी जानकारी होनी चाहिए, और आपके कहने पर मैंने ये सभी आपके लिए तैयार किया है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।